पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे ये दोनों भाई भाई साहब की चिट्ठी डालने जा रहे थे और जाते समय इन्हें वही कुआं मिला जिसको ये देखते थे और उसमें सांप पर पत्थर फेंक कर आनंद लिया करते थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। अब बताते हैं हमारी क्या आदत हो गई थी। जब ये मक्खनपुर गांव की ओर जब ये अपने स्कूल की ओर जाया करते थे तो सबसे आगे यही दौड़ कर जाते थे और सर पर टोपी लगी होती थी, गांधी टोपी ये पहना करते थे उस समय के सभी बच्चे। तो कुएं में झुकने से पहले इनकी आदत थी कि टोपी को पकड़ लिया करते थे जिससे टोपी कुएं में ना गिर जाए। तो ये आज भी इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया कि जाते समय जब से कुएं में झांकने लगे तो उन्होंने पहले टोपी को उठाया। इन्हें ध्यान ही नहीं था कि टोपी के नीचे चिट्ठियां रखी हैं और इन्होंने टोपी को उठाकर कुएं में झांकना शुरू किया। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति माने जो इनकी आदत थी, तो ये फिर से जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। तो ये कहते हैं जैसे बड़े हिरन के पीछे छोटा हिरन हो जाता है। शावक कहते हैं बच्चे को, मृग शावक माने हिरन का बच्चा। जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चलता है, ऐसे ही यहाँ पर छोटा भाई इनके पीछे पीछे चल रहा था। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो मानो बिजली सी गिर पड़ी। ये जो बिजली सी गिर पड़ी ये मुहावरा होता है। तो जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि अभी ने ध्यान ही नहीं रहा सांप को ढेला लगा कि नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं मारी। बस इन्हें इतना पता था कि चिट्ठियां जो थी वो टोपी से निकलकर कुएं में गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी तरह से वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकली, मेरी तो जान ही निकल गई। जैसे घास चरते हुए हिरन को गोली लग जाए और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, ऐसे ही चिट्ठियां इनकी टोपी से निकलते हुए अब इस समय इनकी स्थिति ऐसी हो रही थी। क्योंकि बड़े भाई का डर था इन्हें। बड़े भाई अब घर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे बड़े भाई को? उन्होंने जो जरूरी चिट्ठियां दी थी डाकखाने में डालने को, वे चिट्ठियां तो इस कुएं में गिर गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उन्हें पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। तो जैसे हमारी कोई चीज नीचे गिरती है, हम झपट कर उसे पकड़ना चाहते हैं, ऐसे इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उतनी देर में तो चिट्ठियां काफी नीचे पहुंच गई थी, इनकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उन्हें पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कह रहे हैं कि उन चिट्ठियों को पकड़ने की घबराहट में इतनी जोर से मैंने झपट्टा उनकी ओर मारा कि शायद मैं ही उसमें नीचे गिर जाता। कुएं की पाट पर बैठे बैठे हम लोग रो रहे थे। अब दोनों भाई थे, दोनों थे तो बच्चे ही। कुएं की जो मुंडेर थी उस पर बैठकर ये दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई डढ़े मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। हमारी आयु के अनुसार हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें भी अंतर आ जाता है। बड़े लोग बहुत शोर मचाकर नहीं रोते हैं, उनकी केवल आंखों में आंसू आते हैं या उदास हो जाते हैं या दिल से ही रोते हैं। और छोटे लोग जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वे खूब शोर मचा मचा कर रोते हैं। तो छोटा भाई दाढ़े मार मार कर बहुत जोर जोर से आवाजें कर करके रो रहा था और इनकी आंखों में पानी डबडबा आया था, आंखों में आंसू भर आए थे। पतीली में उफान आने पर ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कैसे। एक पतीली में अगर हम पानी उबलने के लिए रखते हैं, उसमें ढक्कन लगाते हैं, तो थोड़ी देर में जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो भाप से वो जो पतीले का ढक्कन है वह हिलने लगता है और भाप की कुछ बूंदें बाहर भी आने लगती हैं। ऐसे ही मन में भावनाओं का उफान था। जैसे पानी में उफान आता है, ऐसे मन में भावनाओं का उफान था। और क्योंकि आंखों पर पलकों का ढकना लगा है, भावनाओं का ढकना लगा है, लेकिन फिर भी इतनी भावनाएं प्रबल हो रही थी, दुख इतना प्रबल हो रहा था कि आंखों से आंसू इसी प्रकार बाहर दिख रहे थे। निराशा, पिटने का भय और उद्वेग से रोने का
उफान आता था। निराशा हो रही थी, भाई साहब से पिटने का डर था और दुख भी था। तो रोने का उफान आ रहा था। पलकों के भीतरी भावों को रोकने का प्रयास करते, पर कपोलों पर आंसू ढुलक जाते थे। कपोल कहते हैं गालों पर पलकों के ढकने मानो आंसू रोक रहे थे, लेकिन कपोल पर गालों पर तो आंसू आ ही रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी, जी चाहता था माँ आकर छाती से लगा ले। माँ की गोद की याद आ रही थी, ऐसा मन कर रहा था कि माँ अभी आ जाए और हमें प्यार से छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर लिख ली जाएंगी। मन कर रहा था कि माँ आ जाए और हमें छाती से लगा कर कहे कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर लिख ली जाएंगी, तुम बच गए मेरे लिए तो वही काफी है। तो माँ की बार बार याद आ रही थी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय तो झूठ बोलना जानता ही ना आता। कल्पना करिए आजकल के बच्चों को छोटी छोटी बात पर बड़ों को बेवकूफ़ बनाना, उन्हें मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना और अपने काम निकाल लेना, और किसी को भी किसी भी तरह से परेशान करना आजकल तो आनंद होता है। लेकिन ये कहते हैं कि झूठ बोलना नहीं जानते थे, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, नहीं तो मार खाएंगे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती है। आजकल तो पिटाई भी नहीं होती है, लेकिन उस समय में तो झूठ बोलने वाले की रुई की तरह धुनाई हुआ करती थी। रुई की तरह धुनाई होना मतलब बहुत मार पड़ना। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। इतनी मार पड़ती थी कि शरीर तो कांप ही जाता था, मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने का भावी, भावी मतलब भविष्य में होने वाला, सच बोलकर पिटने का भावी भय दिख रहा था कि सच बोलेंगे तो घर जाकर सबसे पहले पिटाई होगी, किसी तरह की कोई हमदर्दी किसी से नहीं मिलेगी। और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। सिसकना माने रो रहे थे। अब क्या कर रहे थे, ये बैठे थे किनारे पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चिट्ठियां दी थी, ये काम तो किया नहीं, उल्टा उनका नुकसान और कर दिया। तो सोच रहे थे घर जाकर मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊं। कभी कभी मन होता था कि कुएं में मिट्टी डाल दूं और भाई साहब को कह दूं चिट्ठियां तो मैंने डाल दी, पहुंची या नहीं पहुंची ये मुझे नहीं पता। लेकिन वे कह रहे हैं कि मन में जो था, इस तरह की भावनाएं थी कि हमें झूठ नहीं बोलना है। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा बढ़ रहा था मतलब दिन आगे बढ़ रहा था, समय बीतता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत होती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी तलवार का मतलब है जिस तलवार में दोनों ओर धार हो, तो जो दोनों तरफ से वार करती हो। अब यहाँ क्या हो रहा था, कहीं तो भाग जाने की तबीयत होती थी, मन करता था भाग जाओ घर से, ना हम मिलेंगे ना हमें मार पड़ेगी। और ज्यादा डर इन्हें यही था कि घर जाएंगे तो मार पड़ेगी। झूठ बोलना आता नहीं था। इतने अच्छे इनके विचार थे कि ये किसी से भी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस तरह की दोधारी तलवार थी, बाहर जाए घर जाए, क्या बोलें क्या ना बोलें, पिटाई होगी तो क्या करेंगे, पिटाई से बच भी नहीं सकते। तो इन्हीं बातों को लेकर इन्होंने, यहाँ बैठे दोनों भाई सोच विचार में डूबे थे।